अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इस चैप्टर को ना हम एक सीक्वेंस के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ मिलेंगे आपको। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये सारी वीडियोस जो हैं एक सीक्वेंस के साथ आपको मिलती जाएंगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाई किया जा सके ताकि स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। फर्स्ट लेक्चर में ना हम एटम की हिस्ट्री और एटम के एविडेंस पे बात करेंगे। एटम, हिस्ट्री एंड एविडेंस। एटम की हिस्ट्री में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लोगों का काम है। ग्रीक फिलासफर्स, ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि मैटर को अगर हम डिवाइड करें, फिर सब डिवाइड ही करते जाएं, नेक्स्ट फिर सब डिवाइड करते जाएं, तो उसका जो पार्टिकल के एक लेवल तक हम पहुंचेंगे कि उस लेवल से मज़ीद उसकी डिवीज़न पॉसिबल नहीं रहेगी। उसको इन्होंने नाम दिया स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। इनका ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था इनके पास, इसका एक्सपेरिमेंट बेस्ड वर्क नहीं था ये। इसके बाद ना डेमोक्राइटस ने क्या किया? डेमोक्राइटस ने इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर का, तो उसी स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर को डेमोक्राइटस ने एटम का नाम दे दिया। एटम का वर्ड डिराइव किया गया एटमॉस के वर्ड से। एटमॉस का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम। इसके बाद लेट 17th सेंचुरी में कुछ काम हुआ जिसमें कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे फोकस किया गया। देखा गया कि सब्सटेंसेस कैसे बने हुए हैं और एटम्स जो हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरह होती है, और जो हमारे पास सब्सटेंसेस यानी जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उनको हम एलिमेंट्स उसमें जो जुड़े हुए हैं उनको कैसे अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो लेट 17th सेंचुरी में इन पे फोकस किया गया। इसके बाद बात आ जाती है जॉन डाल्टन जो है ना, जॉन डाल्टन का जो वर्क है, इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की और एक कॉन्सेप्ट और दिया कि केमिस्ट्री के 2 लॉज थे उस वक्त हमारे पास। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इनके बारे में जॉन डाल्टन ने यह कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को प्रूव किया जा सकता है अगर हम एटम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम एटम के कॉन्सेप्ट की मदद से बड़े अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास लॉज क्या हैं जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि हमारे पास जो मैटर है वो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है तो उसका मैस कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं होता कि पानी जो है वो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो तो उसका मैस बढ़ जाए या कम हो जाए, मैस उतना ही रहना है। फिज़िकल या केमिकल चेंजेस आ सकते हैं लेकिन ओवरऑल मैस में चेंज नहीं आता। इवन अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ना लकड़ी का एक छोटा सा पीस है, हम उसको जला देते हैं तो हमारे पास जो है थोड़ी सी राख बच जाती है, तो क्या वो मैटर वेस्ट हो गया? नहीं। वहाँ से कंबस्टन के दौरान गैसेस बनी, वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो गई और राख जो है वहाँ पे बच गई। अगर हम उन सारी गैसेस जो एस्केप हो चुकी उनका मैस
और उस राख का मैस देखेंगे तो वो लकड़ी के उस पीस के बराबर ही होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं उसमें एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो दे कंबाइन इन फिक्स रेशो बाय मैस। ऐसा नहीं है कि कभी एलिमेंट्स किस रेशो में कंबाइन हो गए, कभी किसी और रेशो में कंबाइन हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट लेक्चर में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 बाय मैस, इस रेशो में ही कंबाइन होते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का मैटर जो है वो एटम से मिलके बना हुआ है, और मुख्तलिफ़ जो सब्सटेंसेस हैं ना उनमें मुख्तलिफ़ तरह के एटम्स हैं। ये एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास मॉडर्न रिसर्च की हम बात करते हैं। इससे पहले हम ये स्टडी करते आए हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो इनडिविजिबल है, नाकाबिल तकसीम है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने ये साबित कर दिया कि एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन, इस तरह मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में पाए जाते हैं। मोस्टली एटम का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इस तरह से कॉम्प्लेक्स है, तो इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री में एक पूरी ब्रांच है एटॉमिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न रिसर्च में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद जैकब बर्जीलियस, जैकब बर्जीलियस का जो वर्क था ना, इसने क्या किया कि उस वक्त इसके टाइम में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे हर एलिमेंट को एक सैम्पल दिया, और इसके अलावा इसने एटम्स के मैसेज मालूम किए। तो ये इसका वर्क था। इसके बाद हम एविडेंस भी देख लेते हैं। एविडेंस की अगर हम बात करें तो एविडेंस के पॉइंट में हम ये देखते हैं कि हम अगर एटम को देखना चाहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एटम को हम आम आँख से तो नहीं देख सकते, एक्सट्रीमली स्मॉल है वो, इवन हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें विजिबल लाइट यूज़ होती है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे स्मॉल एटम का साइज़ है। इस वजह से हम आम माइक्रोस्कोप की मदद से भी एटम को नहीं देख सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होती है, इसकी मदद से हम एटम को देख सकते हैं। ये ना इस चीज़ को हम चैप्टर नंबर 5 में जब पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हमें नज़र आती हैं और उनके मुख्तलिफ़ तरह के कलर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। इसके बाद हम देखें तो एक्स-रेज़ स्टडी, एक्स-रे स्टडी ऑफ एटम, एक्स-रे स्टडी ऑफ एटम, यहाँ से हमें एटम के साइज़ के बारे में और मैसेज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है कि एटम्स के जो साइज़ है एटम का वो 2 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻10 मीटर। एटम का साइज़ इतना स्मॉल साइज्ड होता है एटम। अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ कर लें तो हम 2 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं, या नैनोमीटर में लिखना चाहें तो फिर यहाँ 10⁻⁻9 बनाना होगा तो इसे हम 0.2 कर देंगे, ये 10⁻⁹ हो जाएगा जिसे कि हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो ये एटम का साइज़, एटम के साइज़ जो हैं वो इस रेंज में होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर मैसेज की बात करें तो मैसेज जो हैं वो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम की रेंज में होते हैं। ये 10⁻⁻
27 ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है। ये जो माइनस में है ना पावर, इस वजह से अगर तो +7 होता तो ये लार्ज थी वैल्यू और ये स्मॉल थी, +25 होता, लेकिन ये माइनस में है तो इस वजह से ये स्मॉल है, ये लार्ज है। तो एटम्स के मैसेज इस रेंज में होते हैं और ये बहुत ही स्मॉल मैसेज हैं कि अगर हम इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर लें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हमारे पास बनेगी। इसलिए ना एटम के मैसेज को हम ग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम इन यूनिट्स में हम मेजर नहीं करते। एटम्स के मैसेज को हम AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, उनके लिए हम यूज़ करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मैसेज मालूम किए जाते हैं एटम्स के।